Hello everyone, this is Irshad and today we are going to discuss about of isolated system. ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ये किसी भी बॉडीज़ यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल का ग्रुप जो है किसी भी बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं। ये तो आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन है इसके ऊपर ये हम नेगलेक्ट कर सकते हैं या ज़ीरो ले सकते हैं। तो हम आइसोलेटेड सिस्टम का जो डिफिनीशन है इस तरह लिख सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर बट हुज इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट आउटसाइड इज नेग्लिजिबल इफेक्ट और वी कैन से ज़ीरो। अब देखिए एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये चंद मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये एक बाउंड्री, ठीक है ना। इस बाउंड्री के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स है और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल ज़्यादा है, इसके साथ टक्कर मारता है, ये इसके साथ रैंडमली मोशन ये करता है, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ तो ये इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बैरूनी एनवायरनमेंट को देखें, ये क्या है, एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। तो इस एनवायरनमेंट से अगर हम देखें तो इस मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन इस एनवायरनमेंट से क्या है, ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि इस बाउंड्री की वजह से, ये जो बाउंड्री आप लोगों को नज़र आती है, इस बाउंड्री की वजह से हमने इसको एनवायरनमेंट से क्या किए हैं, जुदा किए हैं, ठीक है। तो क्या है, ये बाउंड्री है, बाउंड्री, ठीक है ना। और बाउंड्री को आप लोग किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि बाउंड्री क्या होती है? ये ऐसा बैरियर होता है, ऐसा वॉल होता है जो सिस्टम और एनवायरनमेंट को एक दूसरे से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है, जुदा करते हैं। अब देखें तो हम इधर पे इस तरह लिख सकते हैं कि इस सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस के मकदार है ये क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। ले सकते हैं क्योंकि हमने डिफिनीशन में पढ़ा है कि द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ तो इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। सो कल हमने एक बात कही थी प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग जाकर इसको हमने प्रूव किया था कि न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। हमने इसमें क्या कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स या एक्सर्टेड फोर्स जो है ये बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन टाइम, ठीक है। इसकी भी जो रेशो हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था, ठीक है, कि टोटल जो फोर्स अप्लाई होता है ये बराबर होगा द टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब देखिए अगर हम इधर पे आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन से सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जो है एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, ये ज़ीरो होता है। तो हम ये ले सकते हैं कि ज़ीरो, एक्सटर्नल फोर्सेस की जगह मैंने ज़ीरो लगाया और ये जो रिमेनिंग क्वांटिटीज अपनी जगह पर लिखता हूँ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन टाइम, ठीक है। अच्छा अब देखिए इधर पे क्या हमारे साथ ही क्या आया, एक्सटर्नल फोर्सेस तो आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर क्या है, ये ज़ीरो है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस की जगह हमने ज़ीरो लगाया, चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम ये अपने जगह पर। अब अगर मैं ऐसा करूँ कि ये जो टाइम है ये तो इधर पे डिवीजन में है तो इधर पर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा पी अपनी जगह पर और ये ज़ीरो अपनी जगह पर और उधर पर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम जो आता है टी अगर ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो आएगा। अब इस चेंज का मतलब क्या है, तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि चेंज का मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये किस चीज़ के बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। अब फाइनल मोमेंटम को अपनी जगह पर छोड़े इज इक्वल टू, और ये माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वलिटी किस पर जाएगा, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये इधर पे नेगेटिव है तो इधर पे पॉजिटिव होगा। अब देखिए ये जो रिलेशन आ गया कि किसी भी, इसका मतलब क्या है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो इनिशियल मोमेंटम है ये बराबर होगा किस चीज़ का, फाइनल मोमेंटम। सो हम लिख सकते हैं ये कि फॉर एनी isolated system the initial momentum will be equal to
फाइनल मोमेंटम। ठीक है, यानी इस सिस्टम की में जितने भी पार्टिकल्स, इस सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, इसकी इनिशियल मोमेंटम किस चीज़ के बराबर होता है? फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। और इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? मोमेंटम हम कह सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखें कि चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन। कोलिजन एक्चुअली होता क्या है? देखिए, ये तो आइसोलेटेड सिस्टम है। इसका डिफिनीशन हमने किया कि यार ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस की जो मकदार है ये किस चीज़ के बराबर होते हैं? ज़ीरो के बराबर होते हैं। वेरी गुड। अब देखिए एनवायरनमेंट क्या होता है, कोई डिफ़ाइन कर सकता है? इस आइसोलेटेड सिस्टम के बाहर जितने भी गर्दपेश जितने भी चीज़ें हैं ना, ये इसका एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब कोलिजन क्या होता है? मैं इस आइसोलेटेड सिस्टम से दो मालिक्यूल्स लेता हूँ। कितने? दो मालिक्यूल्स। मिसाल के तौर पर मैंने एक ही मालिक्यूल लिया और एक मैंने ये मालिक्यूल लिया। ठीक है, ये एक मालिक्यूल हुआ। ठीक है, इसका मास है m1, इसको मैंने नाम दिया A। ठीक है, और ये दूसरा मालिक्यूल हुआ, इसका मास है m2 और इसको मैंने नाम दिया B। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मालिक्यूल्स मिसाल के तौर पर इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ना, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आते हैं? करीब आते हैं। तो ये क्या है? इधर पर कोलिजन नहीं हुआ है, तो इसको मैं कहूँगा कि दिस इज़ बिफोर कोलिजन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो ये जाएगा तो ये आपस में टकराएगा या नहीं? यानी ये मॉलिक्यूल आ गया और इसके साथ इसने क्या मारी? टक्कर मारी, इधर पर टकरा गया, तो इसको कहते हैं कोलिजन। क्या कहते हैं? कोलिजन। यानी इन दोनों मॉलिक्यूल्स ने आपस में क्या क्या इंटरेक्शन कोलाइड हुई है, तो इसको क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या होंगे ये कोलिजन के बाद। अब क्या होगा? ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, अब देखिए इसका वेलोसिटी है ना, तो ये इसकी वेलोसिटी यूँ आएगी। ठीक है ना, u1 के साथ, और इसकी वेलोसिटी यू है ना, तो ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी u2। मास में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तो m1 अपनी जगह पर, m2 अपनी जगह पर। ठीक है, अब ये सिचुएशन क्या होगा? ये आफ्टर कोलिजन होगा। किस चीज़ के बाद? कोलिजन के बाद। ठीक है, आफ्टर कोलिजन। अब देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कौन से लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे अब? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये क्या है कि इसमें जो इनिशियल मोमेंटम है ये किस चीज़ के बराबर होगा? फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इधर पे दो मॉलिक्यूल्स के है, एक मॉलिक्यूल नंबर 1 का और 2 का। तो मैं लिख सकता हूँ कि मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल नंबर 1 प्लस मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल नंबर 2 इज इक्वल टू, ये क्या है? ये भी इनिशियल है और ये भी इनिशियल है। फाइनल मोमेंटम यानी आफ्टर कोलिजन देखे तो इधर पर 1 है, इधर पे 2 है, तो मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल नंबर 1 प्लस मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल नंबर 2, तो ये भी फाइनल है और ये भी फाइनल है। ठीक है, तो मोमेंटम किस चीज़ के बराबर था? ये p इज इक्वल टू एम वी के था ना, तो अगर मैं इधर पे लिखूँ कि m1v1, ये कौन सा वेलोसिटी है? ये वही वेलोसिटी है जो कोलिजन से पहले का है, बिफोर कोलिजन है। ठीक है, प्लस इसकी जगह क्या लूँगा? m2v2 लिखूँगा। ये क्या है? ये इनिशियल मोमेंटम आया, और अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? तो मैंने इसको u1 से रिप्रेजेंट किया है और इसको u2 से रिप्रेजेंट किया है। तो ये कौन सा वेलोसिटी है? ये आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ m1u1 प्लस m2u2। तो ये क्या हुआ? ये मैंने कैलकुलेशन की ओनली 2 मॉलिक्यूल्स के लिए जो मैंने आइसोलेटेड सिस्टम से लिए, और इसका मतलब ये हुआ कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो 2 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए इसकी इनिशियल मोमेंटम किस चीज़ के बराबर होता है? फाइनल मोमेंटम। सो हम कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये एप्लीकेबल है। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी जगह मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे दूं कि अगर हम ये पूरे के पूरे सारे के सारे अप टू n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हम ले लें, तो क्या करेंगे? n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए अब कैलकुलेशन बहुत इजी है। इधर पर मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए, तो मेरे साथ कैलकुलेशन भी 2 मॉलिक्यूल्स के लिए आया। अगर मैं n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ले लूँ तो इसको जनरलाइज़ करो। किस तरह जनरलाइज़ करूँगा? तो देखिए इधर पर ये m1v1, ठीक है, प्लस m2v2 प्लस m3v3 और आगे जाए प्लस mn/vn। ये कौन सा मोमेंटम आया? इनिशियल। तो ये बराबर होगा m1u1 प्लस m2u2 प्लस
M3U3 एंड जाए अप टू MnUn तक, ठीक है। तो ये फाइनली जो मेरे साथ ही कैलकुलेशन आए तो ये भी आइसोलेटेड सिस्टम ही के लिए है, लेकिन इसको मैंने अप्लाई किया इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो इस सिस्टम में मौजूद है, ठीक है। तो ये जनरलाइज फॉर्म है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि आइसोलेटेड सिस्टम में किस तरह हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम, ठीक है। जो टॉपिक है हमारा वही है कि चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। तो देखिए इससे पहले हमने कोलिजन के बारे में पढ़ा, और कोलिजन में हमने क्या कहा कि दो पार्टिकल जो है एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब आएंगे, और इधर पर एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे। लेकिन एक्सप्लोजन और कोलिजन एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक्सप्लोजन में क्या होंगे, दो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। अब देखिए ये एक ऐसा हालत है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, किसी सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। मूव्स अपार्ट का मतलब क्या है कि एक दूसरे से ही दूर जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये दो पार्टिकल है, अब इधर पे एक मिसाल मैं लेता हूँ कि एक बम है, बम, ठीक है, कोई भी शेल है या बम है, अगर ये एक्सप्लोड हो जाए तो ये दो पीसेस में स्प्लिट होंगे, एक ये पीस होगा और एक ये पीस इसी डायरेक्शन में जाएगा और ये पीस इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बम क्या होगा, ये एक्सप्लोजन हुआ, क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ, ठीक है ना। एक्सप्लोजन इसको कहते हैं कि इसमें जो दो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से अपार्ट जाएंगे, अलग अलग होंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिसाल इधर पे हम करने वाले हैं कि इधर पर मैं कंसिडर करूँगा कि मेरे पास एक गन है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक गन है और प्लस क्या है, इसमें बुलेट है। ये मैंने कंसिडरेशन किया। तो मैं अगर कंसिडर कर रहा हूँ कि यार ये एक गन है, ठीक है, दिस इज़ अ गन, ठीक है, ये गन हुआ, ठीक है, और इसके अंदर ही क्या है, ये बुलेट मौजूद है, ठीक है। तो देखिए इधर पर अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मैंने कितने बॉडीज़ लिए, तो डेफिनेटली मैंने दो बॉडीज़ लिए, एक मैंने गन लिया और एक मैंने बुलेट लिया। तो गन, इसका गन का जो मास है, इसको मैं मास ऑफ गन, और बुलेट का जो मास है, मास ऑफ द बुलेट, ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटीज़, जिस तरह हमने प्रीवियस जो लेक्चर था इसमें किया, इधर पर हम वेलोसिटीज़ भी लेंगे। तो देखिए मेरे पास ये एक सिस्टम बना, ठीक है ना, लेकिन इधर पर हम कोलिजन की बात नहीं करेंगे, इधर पर हम एक्सप्लोजन की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए इधर कि अगर मैं इसको फायर करूं तो बुलेट जाएगा इसी डायरेक्शन में, लेकिन सबसे पहले इस पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि फाइनल मोमेंटम किस चीज़ का बराबर होगा, इनिशियल मोमेंटम का। अब देखिए सिमिलरली इधर पर जो फाइनल मोमेंटम है या इनिशियल मोमेंटम है, ये दोनों मैं बुलेट के लिए भी लूँगा और मैं गन के लिए भी लूँगा। तो अगर मैं इधर पर फाइनल मोमेंटम की बात करूँ तो फाइनल मोमेंटम जो है गन के लिए भी होगा और फाइनल मोमेंटम जो है बुलेट के लिए भी होगा, ये भी फाइनल और ये भी फाइनल, ठीक है। और अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करूँ तो इनिशियल मोमेंटम जो है ये भी गन के लिए होगा, प्लस इनिशियल मोमेंटम ये बुलेट का भी होगा, ठीक है। अब देखिए इधर कि अगर मैं कहूँ कि यार जो मोमेंटम है तो mv के बराबर है, ठीक है। इधर पर मैं लिखता हूँ कि भाई चलो मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू, लेकिन ये कौन सा वेलोसिटी है, याद रखिए फाइनल वेलोसिटीज़ है, ठीक है। सिमिलरली मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन इनिशियल प्लस मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इनिशियल, ठीक है। दोनों का जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है अभी इक्वल आए, लेकिन इधर पर एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है, जब तक ये बुलेट इस गन के अंदर मौजूद है तो आप लोगों को पता है ना कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब मैंने फायर नहीं किया है तो मैं कह सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज़ अ ज़ीरो एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन इज़ अ ज़ीरो। तो इधर पर ये जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन है ये भी ज़ीरो हुआ और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है तो ये भी ज़ीरो हुआ। तो अगर m को मैं ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ज़ीरो आएगा, m को मैं ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ज़ीरो आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू, ये क्या है, ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो से ज़ीरो आएगा, ठीक है। अब देखिए इधर पर अगर मैं कैलकुलेशन करूँ कि भाई मेरे पास जो वेलोसिटी ऑफ द गन है ये क्या आएगा, तो क्वाइट ईजी कि मेरे पास तो आया कि मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं किस चीज़ को कैलकुलेशन करने वाला हूँ, ये वेलोसिटी ऑफ द गन है, इसको कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो देखिए
ये जो मास ऑफ द गन है ये अपनी जगह पर, वेलोसिटी ऑफ द गन है अपनी जगह पर इज इक्वल टू, ये प्लस है तो इधर पर जाएगा माइनस में मास ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ द गन को अपनी जगह पर छोड़ें, इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पर मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, और ये जाएगा डिवीजन में मास ऑफ द गन। इधर पर एक कंसेप्ट है, ये जो नेगेटिव साइन इधर पे आ रहा है, ये देखिए नेगेटिव साइन, ये आपको क्या शो कर रहा है? ये आपको शो कर रहा है रिकॉइल स्पीड, ठीक है। अब देखिए ये रिकॉइल का क्या मतलब है? अपोजिट। ये क्या है? हम कह सकते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली रिएक्शन। अगर आपके पास बुलेट है, गन है और आप फायर कर रहे हैं, तो जब बुलेट निकलती है तो बुलेट आगे जाएगी और गन क्या होगा? ये पीछे आएगा, ठीक है ना। तो ये जो पीछे आ रहा है इसको क्या कहते हैं? रिकॉइल स्पीड। और इसको इधर पे जो नेगेटिव साइन है आपको रिकॉइल स्पीड या रिकॉइल वेलोसिटी आपको ये क्या कर रहा है? शो कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि और भी क्लियर हो जाए। इवन डेटा है, ये दिया गया है कि मास ऑफ द बुलेट, ठीक है, एक राइफ़ल है, इसके अंदर बुलेट पड़ी है, इसका बुलेट का मास जो है ये 0.008 kg है, ठीक है। और जो राइफ़ल का मास है ये आपको दिया गया है 4 किलोग्राम है। अब इस राइफ़ल से बुलेट जिस वेलोसिटी से निकलती है, तो इसकी वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? 715 मीटर पर सेकंड है। तो आपको जो है ये दिया गया है, रिक्वायर्ड है कि जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन है, ठीक है, ये फाइंड करें। क्योंकि कैलकुलेशन सेम है तो यही फार्मूला मैं क्या करूँगा? अप्लाई करूँ। तो क्या होगा? Vg इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गन, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ द गन आपने फाइंड करना है, माइनस को अपनी जगह पर, ठीक है। मास ऑफ द बुलेट आपको दिया गया है 0.008 kg, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आपको दिया गया है 715, मास ऑफ द गन भी आपको दिया गया है कितना है? राइफ़ल, ठीक है। गन की जगह मैं राइफ़ल लिखूँ तो ये बहुत ज़बरदस्त होगा, ठीक है। तो जी की जगह आर करो, कोई मसला नहीं, 4 लिखो, ठीक है। इधर पे तो वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इस पे डिवाइड करो, तो आपके साथ आएगा तकरीबन 1.43, माइनस अपने जगह पर 1.43 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये वही वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से जो राइफ़ल है, जो गन है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आता है, ठीक है।